गुड मॉर्निंग। मैं दीनानाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज, जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आज आप लोगों के समक्ष मैं यूजी सेमेस्टर 1 और पीजी सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 से संबंधित सीसी 1 के पेपर में फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का भूगोल में योगदान, उनकी विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल प्राचीन काल से ही काफ़ी चर्चित विषयों में शामिल है। भूगोल का विकास मानव की अवधारणाओं के कारण हुआ है। जैसे कि प्राचीन काल में यूनान या ग्रीक के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सर्वप्रथम भूगोल की व्याख्या हुई। समय के कालांतर के साथ साथ भूगोल के क्षेत्र में इरेटोस्थनीज, स्ट्रेबो, टॉलेमी, पोसेडोनियस जैसे अनेक विद्वानों का योगदान रहा। आधुनिक भूगोल के क्षेत्र में हमारा रेटजेल, हम्बोल्ट और रीटर, डेविस जैसे विद्वानों का योगदान है। लेकिन फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का भूगोल के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान है। विशेषकर मानव भूगोल का इनको पिता कहा जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया है और राजनीतिक भूगोल के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो आगे देखते हैं कि फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का भूगोल के क्षेत्र में कितना योगदान है। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म प्रसिया के सुनगर में हुआ। उन्होंने 1869 ईस्वी में डार्विन के विकासवाद ग्रंथ की समालोचना प्रस्तुत किया। तब से जीवन पर्यंत उन्होंने जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिकी, मानव और राजनीतिक भूगोल में लेख एवं ग्रंथ लिखे हैं। 1874-75 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी यूरोप, इटली, उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका की यात्राएं की। लेकिन यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किया गया है, 1869 ईस्वी में डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की इन्होंने काफ़ी आलोचना प्रस्तुत किया। अब यह डार्विन के विकासवाद सिद्धांत क्या है? डार्विन महोदय ने हम्बोल्ट और रीटर के विद्वानों के मत को लेकर इन्होंने पर्यावरण की एकता के बारे में विकासवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारे पर्यावरण में वैसे ही जीव निवास कर सकते हैं, वैसे ही जीव स्थिर रह सकते हैं जो पर्यावरण के साथ अनुकूल स्थापित हो सके या अनुकूलन स्थापित कर सके। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की संकल्पना को भी प्रतिपादित किया है डार्विन महोदय को। तो डार्विन महोदय के सिद्धांत को फ्रेडरिक रेटजेल ने आलोचना किया और उन्हीं आलोचना के परिणाम स्वरूप इनका भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे है कि रेटजेल महोदय का सबसे महत्वपूर्ण संकल्पनाओं में लेवेंसराम की संकल्पना है। इस लेवेंसराम की संकल्पना को इन्होंने पृथ्वी की जैविक इकाई अर्थात पृथ्वी का वर्णन करते हुए उन्हें एक जीव की इकाई के रूप में माना और उसे लेवेंसराम की संकल्पना दी। इसी संदर्भ में उन्होंने और एक स्टेटमेंट कहा है कि मानव शरीर का तुलना उन्होंने राज्य से की है। जिस प्रकार राज्य की अपनी सीमा, अपनी बाउंड्री होती है, उसके अंदर अपनी गतिविधियां होती है, उसी प्रकार मानव शरीर में भी रक्त संचार होती है, उनके अंदर सेल्स हैं। आगे हम वर्णन करते हैं कि डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत की आलोचना की। साथ ही साथ डार्विन का प्रसिद्ध जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, 2 खंडों में इन्होंने प्रकाशन किया, 1882 एवं 1891 ईस्वी में। 2 खंडों में इन्होंने इनका एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक का चर्चा की। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। लेवेंसराम भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जन्म ले रहे हैं। आगे हमारा आता है कि पृथ्वी और आवास की तुलना इन्होंने की अपने संकल्पना में कि किस प्रकार मानव पृथ्वी पर रहता है और उनके आवास का जो कॉन्सेप्ट है कि मानव और पृथ्वी का जो संबंध है किस प्रकार का है। उन्होंने वाल्डर कुंडे का पुस्तक लिखा, भूमध्य सागरीय तट के जीवों को लिखा। भूमध्य सागरीय तट के जीवों को, अब यह भूमध्य सागरीय तट कहाँ है कि ये हमारा जो है अफ्रीका का हिस्सा हो जाता है और यहाँ से जो हमारा है यूरोप का हिस्सा हो जाता है। ये यूरोप
और ये आपका साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका कह सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में ये जो हिस्सा हमारा है यही हमारा जो है भूमध्य सागर है। तो इसके तट में ये और यहाँ पर जितने भी रहने वाले जीव हैं उनका इन्होंने वर्णन किया। साथ ही साथ चीन का भी इन्होंने वर्णन किया, चीनी आवर्जन यानी कि चीन में घूमे फिरे ये। और राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में तो इनका विस्तृत वर्णन है, और अमेरिका के राजनीतिक भूगोल का भी इन्होंने वर्णन किया है। आगे है हमारा कि उनके द्वारा स्कूली छात्रों के लिए 1898 ईस्वी में जर्मन ड्यूसीलैंड नामक पुस्तिका भूगोल के लिए विशेष उपयोगी बन गया। उनका जो जर्मन ड्यूसीलैंड नामक पुस्तक था, क्योंकि ये जर्मन विद्वान थे, जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा, उनको काफ़ी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी चर्चित विषय हो गई, और आज भी यह ग्रंथ जो जर्मन भाषा में उपलब्ध होता है। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल के इनके प्रणेता या पिता कहा जाता है। ऐसे मानव भूगोल का भी पिता रेडजेल को कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल का भी पिता रेडजेल को कहा जाता है। उनके अनुसार राज्य के 3 विभिन्न आयाम हैं। एक राज्य का 3 आयाम या फिर कह सकते हैं कि मानक है, जिसमें क्षेत्रफल, प्रजा और भौतिक सांस्कृतिक वातावरण। प्रजा में हमारा जनसंख्या आ जाता है, क्षेत्रफल एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और उस जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण उस राज्य की हमारा क्या है, इसका वर्णन किया जाता है। आगे है कि यह चिंतन भू राजनीति के चिंतन से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें संरचना के आधार पर भौगोलिक प्रभावों के अध्ययन पर प्राथमिकता दी गई। यहाँ पर एक शब्द आता है भू राजनीति। तो भू राजनीति जिसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के धरातल की राजनीति के संदर्भ में यह विशेषकर विकासशील और विकसित देशों के बीच, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में, बड़े बड़े महाद्वीपों में देशों के अंतर्गत अपनी क्षमता और अपनी आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक क्षमता और जो उनकी इकोनॉमिक बेस है उसके बेस के आधार पर वो भू राजनीति की संकल्पना को स्पष्ट करती हैं। तो यहाँ पर उनसे अलग हट के इन्होंने जो संकल्पना दिया है वही संकल्पना जो हमारा है, हमारा राज्य के संदर्भ में। तो यही बात यहाँ पे भी लिखा गया है कि भू राजनीति से भिन्न है क्योंकि भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन की प्राथमिकता दिखाई देती है। जबकि भू राजनीति में क्या होता है कि घटकों के मानचित्रण, उनके देशीय संयोजन से उत्पन्न भौगोलिक विशेषता, राष्ट्रों के मध्य व्यवहार प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अध्ययन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से है, उनके आर्थिक बेस के आधार पर है, जबकि हमारा जो नॉर्मल बात है क्षेत्रफल और जनसंख्या और भौतिक सांस्कृतिक, ये हमारा भू राजनीति से अलग होती है। रेडजेल की पुस्तक द लॉज ऑफ द स्पेशियल ग्रोथ ऑफ स्टेट्स, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। स्पेशियल ग्रोथ ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, ये इनको भी आपको लोगों को ध्यान देना है। इनके लेखन में चार्ल्स डार्विन का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। और ये दोनों पुस्तक जो है पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और द लॉज ऑफ द स्पेशल ग्रोथ ऑफ स्टेट्स, ये भी आपको समझना है, याद रखना है एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के व्यू से। साथ ही साथ उनके लेखन में चार्ल्स डार्विन का प्रभाव था, और उनके अनुसार राज्यों के उत्थान पतन के मध्य चक्रीयता का सिद्धांत लागू होता है। यानी कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनका मृत्यु निर्भर है, तो राज्य का भी विकास हुआ है तो उनका भी अंत एक दिन न एक दिन आना जरूर है। जिस प्रकार जीवमंडल के सभी प्राणी जीवन चक्र से बंधे हुए हैं, उसी प्रकार राज्य भी एक जीवंत इकाई है। अतः राज्यों के जीवन काल, उत्पत्ति, विकास, विस्तार, क्षीणता अवस्था से जुड़े हुए, यानी कि इनको एक चक्र के रूप में इन्होंने माना है कि जिस प्रकार मानव का विकास और प्राणी की, जीवमंडल के प्राणी का विकास है, उसी प्रकार यहाँ पर हमारा राज्य का भी एक इकाई के रूप में इन्होंने माना है। आगे आते हैं कि रेडजेल ने राज्य के जैविक अवधारणा, यहाँ पर भी ध्यान देना है कि राज्य के जैविक अवधारणा में सामाजिक डार्विनवाद को पर्याप्त प्रमाण दिया है। और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य निरंतर वातावरण से सार्वधिक प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है, जिसको समर्थ ही सफल हो पाते हैं। उनके कथनानुसार The nation is an organic entity which in the course of history becomes increasingly attitude to the land on which it exists। इनकी अवधारणा शाब्दिक नामांकन लेवेंसराम, जिसे उन्होंने पृथ्वी के कथन के रूप में, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर। भूगोल के क्षेत्र में उन्होंने तो उनका तो योगदान था, ऊपर में जो देखे हम लोग वो राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में था, लेकिन अगर हम बात करें कि भूगोल के क्षेत्र में उनका योगदान क्या है, तो भूगोल के क्षेत्र में भी रेडजेल को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान दिया गया है, क्योंकि मानव भूगोल का इनको जन्मदाता कहा जाता है, और भूगोल में नवीन विचार उत्पन्न करने का भी इनको योगदान है। इनका जो सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है नियतिवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद।
रेडजल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए पर्यावरण को ही इन्होंने सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख माना है। उन्होंने अपने मानव भूगोल के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी और मत था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाज का निर्माण करता है, यानी कि मानव का जो निर्माण होता है भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार होता है। इसे ही नियतिवादी प्रतिपादक के रूप में माना जाता है, यानी कि पर्यावरणीय नियतिवाद के इसे पिता भी कहा जाता है रेडजल महोदय को। तो ये सब स्टेटमेंट और ये सब पॉइंट आप लोग को ध्यान देना है कि एग्जाम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पर्यावरणीय नियतिवाद या नियतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो फ्रेडरिक रेडजल महोदय। और फ्रेडरिक रेडजल महोदय जो थे वो जर्मन विद्वान थे। आगे आते हैं कि पार्थिव एकता का सिद्धांत। रेडजल ने पार्थिव एकता या पृथ्वी के मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों पर पूर्ण आस्था इन्होंने रखी। उन्होंने मानव भूगोल की विवेचना में पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही प्रमुख स्थान दिया है। वे संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं बल्कि सभी तत्वों को समष्टि के रूप में देखते थे, यानी कि एक बिंदु या एक आंकड़ों के रूप में बांधने का कोशिश किया है। और इसे एक पार्थिव एकता के सिद्धांत में मानव भूगोल को आधारशिला मिला है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं और कोई भी भूदृश्य इन तत्वों से मिलने जुले स्वरूप में प्रकट होता है या प्रकट करता है। आगे है कि जैविक राज्य का जैविक सिद्धांत, यानी कि जीवों के संदर्भ में इन्होंने राज्य का जैविक सिद्धांत दिया। रेडजल ने अपनी राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक में राज्य के जैविक सिद्धांत का भरपूर समर्थन किया है और उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई के रूप में भी माना है। उनके मत के अनुसार अन्य जैविक इकाइयों की भांति हमारा राज्य भी एक जैविक इकाई है, सतत प्रगतिशील है, उसके लिए भी ठहराव की प्रकृति नियम है, उसके लिए भी चक्रीय व्यवस्था है, वो भी एक निरंतर संघर्ष करता है। तो ये सभी जो स्पष्ट करती है जैविक जीव के रूप में इनका भी वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक भूदृश्य जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं, तो एक्चुअली तो सांस्कृतिक भूदृश्य का जो संकल्पना है वो बेरोज महोदय का है, मानव पारिस्थितिकी कह सकते हैं, और एक सांस्कृतिक जो है उस बेरोज महोदय का है। रेडजल ने प्रथम भूगोल बताते हैं जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप की आधार प्रदान की। देखिए यहाँ पर प्रथम भूगोल बताया जा रहा है, लेकिन इसका लैंडस्केप से संबंधित जो कल्चरल लैंडस्केप है इससे भी संबंधित अनेक विचारधाराएं पनपी और उसी विचारधाराओं में से एक विद्वान हमारा बेरोज भी आते हैं। वे सांस्कृतिक भूदृश्य की ऐतिहासिक भूदृश्य भी कहते हैं। उनके अनुसार यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र में घिरा मानव बसाव की ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का प्रतिफल है। मानव भूगोल अगर हम निष्कर्ष तक कह सकते हैं कि मानव भूगोल में रेडजल का योगदान क्या है, तो रेडजल का योगदान जो अविश्वसनीय है और आश्चर्यजनक रूप से है कि इनका योगदान काफ़ी विस्तृत है और विस्मरणीय है, कभी भुला नहीं जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने मानवीय पक्ष के भौगोलिक अध्ययन के लिए ही एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखा और उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर कम ध्यान दिया, जबकि क्रमबद्ध अध्ययन पर उनका योगदान काफ़ी अधिक रहा है। तो यह जो विषय है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को एग्जाम के व्यू से है, रेडजल का योगदान। तो रेडजल के योगदान को आप लोग देखें, उसको समझें, उनके पुस्तक को देखें, उनके संकल्पना को देखें कि कौन कौन से संकल्पना दिए जहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को चर्चा करें, सो देखें, याद करें, पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा तैयारी हो पाए। तो आज के लिए यही विषय है। धन्यवाद। आगे निरंतर मैं आप लोगों के समक्ष नए नए विषय से संबंधित टॉपिक को लेकर आने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।